नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 जो हम लोग का चल रहा है अमित किशोर के बुक से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का चैप्टर है यूनिट 2। तो उसका हम लोग इससे पहले एक वीडियो हम लोग 50 MCQ देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ देखेंगे और 425 से लेकर 477 नंबर तक हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, टोटल 50 MCQ। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ये यूनिट 2 है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है 425 में, बाइंडिंग के लिए उपयुक्त चमड़ा कौन सा माना जाता है। प्रश्न है बाइंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त चमड़ा कौन सा माना जाता है। तो इसका क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शीप स्किन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा शीप स्किन। चलिए अगला है, बाइंडिंग के लिए सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा माना जाता है। सबसे मजबूत तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पिग लेदर। पिग लेदर। चलिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत क्या है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत क्या है। तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों हो जाएगा। लाइब्रेरी शेष भी है और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ग्रांट, ठीक है, अनुदान उसके द्वारा मिलता है, और गवर्नमेंट ग्रांट और सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है। तो ये तीनों हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्त। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है। ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एटम बजट, इंक्रीज बजट, लीनियर बजट, ये तीनों नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां क्या है। बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आइटम बेस्ड, लीनियर, इंक्रीज बेस्ड बजट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB, और तीसरा हो जाएगा प्लानिंग प्रोग्राम बजट सिस्टम। ये तीनों हो जाएगा बजट तैयार करने की लोकप्रिय विधियां, ये तीनों हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस संस्था ने PPBS बजटिंग पद्धति की शुरुआत की, जिसे बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग USDOD द्वारा शुरू किया गया। तो क्या होगा इसका आंसर। हो जाएगा ऑप्शन ए रैंड कॉरपोरेशन। ठीक है, रैंड कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने PPBS बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया है। किस संस्था ने PPBS बजट निर्माण पद्धति का उपयोग किया है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए USDOD बाय रॉबर्ट मैकनामरा नमारा। ठीक है, रॉबर्ट मैकनमारा। ऑप्शन ए हो जाएगा USDOD। अगला प्रश्न है, PPBS बजट निर्माण पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी। तो हो जाएगा 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीरो जीरो बेस बजटिंग ZBB पद्धति का विकास किसने किया था। जीरो बेस बजटिंग पद्धति का विकास किसने किया था। तो हो जाएगा ऑप्शन ए पीटर फायर। ठीक है, पीटर फायर ने जीरो बेस बजटिंग पद्धति का विकास किया था। अगला प्रश्न है, जीरो बेस बजटिंग पद्धति किस वर्ष विकसित की गई थी। तो हो जाएगा 1970, ऑप्शन बी। 1970 ईस्वी में जीरो बेस बजटिंग पद्धति विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, PERT प्रबंधन तकनीक किस वर्ष विकसित की गई थी। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए 1958 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक चयन का सिद्धांत। पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा ड्रूरी
मेलविल डेवी और मैककॉल्विन तीनों के द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, ड्यूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है? ड्यूरी का। अगला प्रश्न है, ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैककॉल्विन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1925। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैककॉल्विन द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत 1925 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत क्या है? मेलविल डेवी द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत क्या है? क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलविल डेवी द्वारा प्रस्तावित पुस्तक चयन सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट को किस संगठन द्वारा 1892 में आदर्श वाक्य मोटो के रूप में अपनाया गया था? किसके द्वारा? तो ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के तत्वों पोस्ट कॉर्ब को इस प्रकार देखा जा सकता है योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और क्या होगा? बजटिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के तत्वों को योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग के लिए किस संक्षिप्त नाम का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा पोस्ट कॉर्ब। ऑप्शन ए हो जाएगा, पोस्ट कॉर्ब। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5। डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रबंधन के 5 तत्व बताए हैं। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का सिद्धांत X और Y किसने विकसित किया? ठीक है, थ्योरी X और थ्योरी Y किसने विकसित किया प्रबंधन के सिद्धांत X और Y? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी X और थ्योरी Y विकसित किया। अगला प्रश्न है, थ्योरी X और थ्योरी Y किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटिवेशन से। अगला प्रश्न है, हर्ज़बर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटिवेशन से। हर्ज़बर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन से। क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय किसको है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यू पॉइंट कंपनी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यू पॉइंट कंपनी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किस कार्य है? किस लिए है पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य कार्य उपयोग? तो हो जाएगा इसका स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन। अगला प्रश्न है, सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना कहलाता है? सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना कहलाता है क्या? रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट। सही व्यक्ति को सही पद पर चुनना क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट। अगला प्रश्न है, वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं?
वित्तीय लेन देन का मूल्यांकन किसे कहते हैं? ऑडिटिंग, ऑडिट करना, ऑडिटिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। PERT एक तकनीक है, पर्ट क्या तकनीक है? तो सिस्टम एनालिसिस का, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पर्ट एक तकनीक है सिस्टम एनालिसिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगठनात्मक, क्या है? संगठनात्मक चार्ट किसी संगठन की संरचना को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। संगठनात्मक चार्ट किसी संगठन की संरचना को दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगला प्रश्न है पुस्तकालयों के लिए धन का अनुमान लगाने की विधियां प्रोपोर्शनल मेथड, मेथड ऑफ डिटेल्स और क्या मेथड है? तो हो जाएगा पर कैपिटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है PPBS बजटिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट मैकनामरा के द्वारा। अगला प्रश्न है किस विधि में प्रति व्यक्ति एक न्यूनतम राशि तय की जाती है जो मानक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक मानी जाती है? तो क्या होगा इसका? बताइए आप लोग क्या होगा? तो पर कैपिटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधि के अनुसार वित्तीय अनुमान तैयार करते समय पुस्तकालय के व्यय के सभी वस्तुओं का हिसाब लगाया जाता है? ये दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होता है? मेथड ऑफ डिटेल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किसने सिफारिश किया था कि एक विश्वविद्यालय को प्रति छात्र 15 रुपया और प्रति शिक्षक या शोधार्थी 200 रुपया अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करना चाहिए? तो किसने कहा था? यूजीसी ने। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, जिसको रंगनाथन कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, इसी ने सिफारिश किया था कि प्रति छात्र 15 रुपया या प्रति शिक्षक या शोधार्थी 200 रुपया, ठीक है, अपने पुस्तकालय को पठन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रदान करना चाहिए। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, रंगनाथन कमेटी। अगला प्रश्न है किसके अनुसार शैक्षिक बजट का 6.5% पुस्तकालयों पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के चरण के आधार पर 6.5% से 10% तक भिन्न हो सकता है? किसने कहा? कोठारी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आमतौर पर इमारतों, महंगे उपकरण और फर्नीचर पर खर्च किया गया रकम व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। किस व्यय के अंतर्गत रखा जाता है? तो नॉन रेकरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है लगभग पूरे वर्ष होने वाले व्यय जैसे पुस्तकों और पत्रिकाओं, स्टेशनरी और डाक, बाइंडिंग, आकस्मिकता, वेतन, मजदूरी, पुस्तकालय वित्त आदि को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी रेकरिंग और करंट एक्सपेंडिचर। रेकरिंग और करंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है वैसी धनराशि जो आमतौर पर शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले कुछ परोपकारी लोगों द्वारा दान की जाती है कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? इंडोमेंट फंड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोमेंट फंड्स। अगला प्रश्न है एक अनुमान है जिसे अक्सर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए आय और व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? बजट कहते हैं।
अगला प्रश्न है, एक पुस्तकालय में एक वर्ष में 6000 पुस्तकों के अधिग्रहण के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने स्टाफ फॉर्मूले में सिफारिश की। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 प्रोफेशनल स्टाफ। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट। एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम दृष्टिकोण कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शब्द के रूप में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रयोग पहली बार पीटर ड्रुकर द्वारा किस ईस्वी में किया गया था? तो 1954 में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनियन इज स्ट्रेंथ प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी फियोल के द्वारा। यूनियन इज स्ट्रेंथ प्रबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? हेनरी फियोल के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टाफिंग का संबंध संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से है। तो इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमन। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टाफिंग का संबंध ह्यूमन संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने के लिए बेहतर जानकारी प्रदान करके संचालन की योजना और नियंत्रण में सुधार करता है। निर्णय लेने के लिए बेहतर जानकारी प्रदान करके संचालन की योजना और नियंत्रण में सुधार करता है। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, पुस्तक चयन समिति किस प्रकार की समिति की श्रेणी में आती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? कार्डेक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पीरियोडिकल मैनेजमेंट के लिए। कार्डेक्स का प्रयोग पीरियोडिकल मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस HMSO सरकार का प्रकाशक है। क्या होगा? ब्रिटिश सरकार का प्रकाशक है। कौन? हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार का। अगला प्रश्न है, डूरी के पुस्तक चयन सिद्धांत, डूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत केंद्रीय चरित्र है। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रीडर। डूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत में रीडर केंद्रीय चरित्र है। ठीक है, केंद्र में कौन है? रीडर है। किसके अनुसार? डूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है, पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्या होगा? पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? तो बुक रिव्यू के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बुक रिव्यू के द्वारा पुस्तक का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा माइक्रो फिल्म कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी सीट या फिल्म पर मुद्रित सूक्ष्म छवियों को माइक्रो फिल्म कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं। एक पुस्तकालय में अधिग्रहण कार्य में 3 अलग अलग कार्य शामिल होते हैं। जैसे हो गया सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट और तीसरा हो जाएगा एसेसनिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा, एसेसनिंग। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया MCQ। ठीक है। तो 102 वीडियो में 2 वीडियो और आएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग का यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो भी जितना भी MCQ है, इसमें 200-250 के करीब MCQ है। तो 2 वीडियो में और आएगा इसका और कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन आप लोग दबा के लाइक किया कीजिए
आप लोग अच्छे से लाइक नहीं करते हैं, इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए आते हैं कम से कम सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।